नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड मैटर्स पे। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है साइकियाट्री एज ए कैरियर ऑप्शन। और ये एपिसोड हम लोग इसलिए लेकर आ रहे हैं कि आप में से बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी हमारे पिछले एपिसोड्स पे कि सर साइकियाट्री के बारे में कुछ बताएं। क्योंकि जब हम लोग पीजी के बारे में सोचते हैं कि ज्वाइन करना है तो साइकियाट्री का जब ख्याल आता है तो बहुत ही कम जानकारी है इस विषय पर, और अगर आप अपने जानकारियों को साझा करेंगे तो हमें सहूलियत होगी। तो इसी सब को ध्यान में रखकर आज का ये एपिसोड हम लोग आपके सामने ला रहे हैं। आज जिन विषयों पे इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, उसमें मुख्यतः पहले हम लोग बात करेंगे कि साइकियाट्री की जो यूनिकनेस है वो किस तरीके से साइकियाट्री मेडिकल साइंस के अदर दूसरे ब्रांचेस की तुलना में थोड़ी अलग है। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, और तीसरे खंड में हम लोग चर्चा करेंगे जो आम सवाल आमतौर पर हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स के मन में चलते रहती है जब वो साइकियाट्री के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिकनेस क्या है, विशेषता क्या है साइकियाट्री की। साथियों, साइकियाट्री जैसा कि आप सबों को पता है कि एक ऐसा ब्रांच है जो माइंड से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसके बारे में डील करती है, और माइंड का जो दायरा है वो बहुत बृहत है। हमारा कोई भी व्यवहार, हमारा कोई भी इमोशंस, हमारे कोई भी सोच, ये इतना व्यापक है कि आम जीवन में माइंड से संबंधित समस्याएं हम सबों को आते जाते रहती है। उदाहरण के तौर पे नशे की आदत, इंटरनेट गेम्स की लत, पोर्नोग्राफिक चीज़ों को देखने की आदत, घर के झगड़े, आपके पढ़ाई में मन नहीं लगना। तो जो साइकियाट्री की जो बीमारियां हैं वो हमारे जीवन को के हर स्टेज पे, जीवन के हर उम्र में हर तरीके से हमें प्रभावित करते रहती है। तो जो माइंड की जो बीमारियां होती है आमतौर पर, ये आपके आंतरिक फैक्टर्स और आपके बाहरी फैक्टर्स दोनों से ये डिक्टेट होती हैं। तो आंतरिक फैक्टर्स तो हमारी जो बनावट है, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारा खुद के बारे में क्या नज़रिया है, हमारी हॉबीज़ क्या है, जिसको हम अपना व्यक्तित्व करते हैं। तो एक तो हमारा व्यक्तित्व है, और दूसरा बाहर के फैक्टर, जैसे कि आपके जीवन में किस तरह के तनाव हैं, आपका पारिवारिक वातावरण कैसा है, आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, आपके साथी संगति कैसी है, दुनिया की हलचलें, राजनीतिक हलचल कैसी है, धार्मिक चीज़ें कैसी हो रही, जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है वो सभी हमारे मन को प्रभावित करती हैं। और ये जो मानसिक बीमारियां होती हैं मुख्य रूप से ये हमारे आंतरिक जो हलचल है, हमारे आंतरिक जो सोच है और जो बाहरी हलचल है, इन दोनों के इंटरेक्शन का एक प्रतिफल है, वह उसी का एक नज़रिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी को डिप्रेशन हुआ, किसी को एंग्जाइटी हुआ, उसका व्यक्तित्व जब तक बाहरी दुनिया से सामंजस्य बिठा रहा था सब कुछ सही चल रहा था, और जैसे ही सामंजस्य बिठाना गड़बड़ हो गया तो एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ गए। तो जो बीमारियां हैं आमतौर पर वो चूंकि बाहर की जो दुनिया के जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो बदलते रहते हैं। राजनीतिक घटनाक्रम बदलते रहती है, वैश्विक परिदृश्य बदलता रहता है, आपके जो जगह है जहाँ आप रह रहे हैं वो बदलता रहता है, दोस्त बदलते रहते हैं। तो नतीजतन जो साइकियाट्री की जो बीमारियां होती है वो भी अलग अलग कारकों से उनमें बदलाव आते रहता है। कभी वो ठीक हो गया, कभी वो बढ़ गया, कभी घट गया। तो एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरा ये चीज़ है कि कई बार क्या होती है कि ऐसी ये बीमारियां जो होती है वो रिकरेंट प्रवृत्ति की बहुत ज़्यादा देखने में मिल गई। एक बार आई, ठीक हो गई, फिर आई, फिर ठीक हुई। तो एक दूसरा परिदृश्य ये है। तीसरा परिदृश्य ये है कि जब दोस्तों आप मेंटल हेल्थ से जुड़ी चीज़ों की बात करते हैं तो आप व्यक्ति के ऐसे निजी जिंदगी की बातें जो सुनते हैं या व्यक्ति साझा करता है जो आमतौर पर दूसरे विभाग के डॉक्टरों को नहीं सुनना पड़ता। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी की निजी ज़िंदगी के सेक्सुअल चीज़ें के बारे में जानकारी साझा करते हैं लोग। कई बार जो उनके साथ प्रताड़ना होती है उसकी जानकारी साझा करते हैं। कई बार आपके मन में आत्महत्या की सोच चलते रहती है, वैसी बातें साझा करती हैं। तो जब आप ऐसे चीज़ों को सुनते हैं तो कई बार ये बहुत ही अलग अनुभव होता है, क्योंकि जो हमारी मेडिकल की जो ट्रेनिंग है आमतौर पर जब आप एमबीबीएस में पढ़ रहे होते हैं तो हमारी ट्रेनिंग जो है वो ऐसी है कि आपने कोई चीज़ लिया, पेशेंट ने कुछ बताया, उसको सुन के आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन की,
आपके मन में जो भी आपके मन में बीमारी के जो संभावनाएं आए, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उसके बाद संभावनाओं के आधार पे आपने जांच की और जांच के प्रतिफल स्वरूप आपको जो निकल के आया, आप उन्हीं संभावनाओं के बीच से किसी एक डायग्नोसिस में पहुंचते हैं। तो जो मेडिकल की जो बाकी ब्रांच की जो कवायद होती है, वो आमतौर पर चीज़ों को लेके उसको कम करके एक बीमारी के तह तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन जो साइकियाट्री की बीमारियों का जो स्वरूप है, जैसा मैंने कहा, ये बदलता रहता है। दूसरी बात क्या है कि हर एक व्यक्ति को जो लक्षण का जो देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। मरीज अपने व्यवहार को हो सकता है बोले कि ये सही है, घर वाले उस बोले कि ये व्यवहार इसका सही नहीं है जी। एक ही मरीज के साथ अगर अलग अलग समय में अलग अलग घर वाले आए उनको इनकी हिस्ट्री को बताने के लिए, तो कई बार घर वाले बोलेंगे कि ठीक है और कई बार दूसरे घर वाले आएंगे तो बोलेंगे बहुत बीमार है। क्योंकि जो हमारा व्यवहार का देखने का जो नज़रिया है वो बदलता रहता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग है। अब वो दूसरे के व्यवहार को कैसे देखेगा, वो अपने चश्मे से देखेगा। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, इसके चलते साइकियाट्रिक जो बीमारियां होती हैं उसका जब आप आकलन करते हैं तो इसमें बहुत विविधता होती है। आप हो सकता है मरीज का ही स्टेटमेंट बदल जाए अलग अलग सिचुएशन में, घर वाले की हिस्ट्री बदल जाए, और उससे भी बड़ी बात है कि हम सब जो डॉक्टर्स होते हैं, हमारा भी अपना व्यक्तित्व होता है और हम भी अपने चश्मे से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। और इन सब के साथ जो और एक जो बड़ी समस्या आती है साइकियाट्रिक बीमारियों के आकलन में, वो होती है कि जांच का ना होना। आमतौर पर दूसरी बीमारियों, विभाग की बीमारियों में जब आपको एक क्लिनिकल डायलेमास होता है, आप हिस्ट्री लेने के बाद, जांच के बाद कुछ बीमारी के बारे में एक अपना एक मनसा बनाते हैं, तो जांच वहाँ सहयोग करती है आपके किसी निश्चितता में पहुँचने में। और यहाँ तो कोई जांच नहीं होने से काफ़ी चीज़ें अनिश्चित हैं। मरीज आज जो है वो कल रहेगा कि नहीं, उसका लक्षण वो नहीं पता। घर वाले जो आज आ रहे हैं कल दूसरे घर वाले आएंगे तो वो किस तरह से बताएंगे वो हमें नहीं पता। और हमारे ही डॉक्टर्स के बीच में अगर एक ही मरीज का आकलन अलग अलग डॉक्टर्स करें तो हो सकता है कि उनकी फाइंडिंग्स अलग अलग आए। तो कहने का मतलब कि जो साइकियाट्रिक बीमारियां हैं उसमें जो यूनिकनेस इनकी है कि ये विविधताओं से भरी होती है, और इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो असेसमेंट होता है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि आकलन सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मैं जो आज चीज़ों को देख रहा हूँ, हो सकता है दूसरे डॉक्टर उसी चीज़ को दूसरे तरीके से परखें। और उससे भी बड़ी बात क्या होती है कि जैसे मैंने कहा कि शारीरिक बीमारियां आमतौर पर आपके आंतरिक वातावरण से प्रभावित होती हैं। अब लीवर की बीमारियां हैं तो आपके खान पान से प्रभावित होंगी, आपके लीवर के अलग अगल बगल के स्ट्रक्चर से प्रभावित होंगी। पर ये जो मानसिक बीमारियां हैं इनका दायरा व्यापक है, ये बाहर की हर एक चीज़ों से प्रभावित हो रही हैं। कहने का मतलब कि जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग है मेडिकल साइंस में, वहाँ पे हम बच्चों को, एमबीबीएस के छात्रों को चीज़ों के गहराई में घुसकर चीज़ों को देखने की कोशिश करना सिखाते हैं। आप बीमारी पकड़ो, बीमारी की साइकोपैथोलॉजी पकड़ो, उसके अंदर की चीज़ पकड़ो, फिर आप इलाज करो। यहाँ पे हमें व्यापक तरीकों से चीज़ों को देखना पड़ता है मरीज की स्थिति को समझने के लिए। कहने का मतलब आपको मरीज की फैमिली हिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा, उसके वातावरण को समझना भी पड़ेगा, उसके अपनी जो व्यक्तित्व है उसको भी समझना पड़ेगा, और किस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स उसके जीवन के हर एक स्थिति को प्रभावित करते हैं उसको भी समझना पड़ेगा। कहने का मतलब जो मानसिक बीमारियों में जब आप आते हैं, इसमें रुचि रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो बहुत यूनिक है इसकी। एक तो सबसे ज़रूरी है कि चीज़ों को व्यापक तरीके से देखना। दूसरा ये है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आप कितना एनालाइज कर सकते हैं अलग अलग फैक्टर्स को और एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तीसरी बात है कि आपकी क्षमता। अक्सर क्या होता है कि जो मेडिकल साइंस के बाकी बीमारियों विषयों में हम मानवीय रूप से कम जुड़े होते हैं मरीजों से, मेंटल हेल्थ में आप मानवीय रूप से ज़्यादा जुड़े होते हैं। कोई आदमी अगर आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ की बातें शेयर साझा कर रहा है तो वो इतना मतलब उसका आपसे जुड़ाव है। कोई व्यक्ति आप पे इतना विश्वास रखता है कि आप पे हुई प्रताड़ना, उस खुद पे हुई प्रताड़ना आपसे साझा कर रहा है, मतलब उसका जुड़ाव है। तो जो एक यूनिकनेस है साइकियाट्रिक बीमारियों की कि यहाँ पे आप जीवन के कई कठिन प्रश्नों का सामना करते हैं जो बाकी विभाग में नहीं करते। वहाँ पे आप केवल साइंस की बातें करते हैं, यहाँ पे मानवीय जीवन के कई पहलुओं की चर्चा करते हैं,
और उससे भी कठिन स्थिति तब पैदा हो सकती है जब आपके खुद का पहले का अनुभव खराब रहा हो और आपके दिमाग से निकल चुका हो और कोई अकस्मात कोई मरीज आकर उसी तरह के अनुभव आपसे साझा करता है और आपको डील करना है, उसको समझाना है। तो ऐसी स्थितियों में कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं उनके भी मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। यही सब वजहों के चलते जो साइकियाट्री की जो ट्रेनिंग होती है इसमें एथिक्स जैसी चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है मेडिकल साइंस के दूसरे विभागों के तुलना में। जैसे डॉक्टर पेशेंट के रिश्ते कैसे हों, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब साइकियाट्रिक इलनेसेस में जब मरीज ठीक होते हैं तो वो डॉक्टर्स की ज़िंदगी में शामिल होना चाहते हैं। वो उनको अपने सामाजिक जो रीति रिवाज है उसमें इनवाइट करते हैं, दूसरे विभाग में भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जैसे ही आप मरीज के ज़िंदगी में शामिल होते हैं उनके अपने क्लिनिक्स के बाहर, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके आगे जब पेशेंट आपके फॉलोअप में आता है तो आपकी जो असेसमेंट होती है वो बायस्ड हो जाती है। तो एक जो बहुत बड़ी चुनौती ये है साइकियाट्रिक इलनेसेस में कि आमतौर पर हम सबों के अपने बायस होते हैं जीवन में, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, तरह तरह के इश्यूज को लेके हम अपने बायस से साथ जीते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन पूरी तरीके से इस पर निर्भर करती है कि आप कितने कम बायस्ड हैं, आप कितने कम झुके हुए हैं किसी तरफ, तो इसका मतलब है कि एक जो बहुत बड़ी जो चुनौती है साइकियाट्री में एक अच्छा कुशल साइकियाट्रिस्ट बनने की, कि आप अपने जीवन में जितना कम बायस्ड होंगे आपका आकलन मरीजों की स्थितियों का उतना बेहतर होगा और उससे भी बेहतर आपका इलाज होगा। क्योंकि मरीज जब आपके पास आते हैं तो ये इस उम्मीद में आते हैं कि आप एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह हैं और आपके अपने जीवन की जो उलझने हैं वो मरीज के असेसमेंट में वो बाधा न बने। तो दिक्कत क्या आती है कि ज़्यादातर हम में से कई लोग ये समझते हैं कि हम जो देख रहे हैं वही सही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा बायस हमारे सबकॉन्शियस पे काम करता है। अगर किसी के जाति से, किसी के धर्म से, किसी के रूप के, किसी से रंग से अगर हमें एक नफरत जैसी है और वैसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो हम कितनी भी कोशिश कर ले अपने कॉन्शियस से कि हम इसको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, लेकिन जो आपकी अवचेतन में जो धारणाएं बसी हुई है कहीं ना कहीं आपको एक ब्लाइंड स्पॉट देती है। कई चीज़ों को देखने की जो क्षमता होती है आपकी वो कम जाती है। तो ये सब चुनौतियों के साथ एक साइकियाट्रिस्ट अपने जीवन को जीता है और ये चुनौतियां कितना ज़्यादा आप लेने को तैयार है इस पर निर्भर करता है कि आप कितने कुशल साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं। तो इसी को जब आगे बढ़ाते हैं हम लोग तो हमें ये समझना है कि एक साइकियाट्रिस्ट के लाइफ के जो कैरियर्स ऑप्शंस हैं वो क्या क्या होते हैं। आमतौर पर जब आप बाकी बीमारियों के आंकड़े देखते हैं सबसे पहले ये बात आती है कि पेशेंट्स कहाँ हैं, और ये पेशेंट्स कहाँ हैं वाली जो बात आती है इससे आती है कि आप साइकियाट्रिक इलनेसेस को कैसे समझते हैं। ज़्यादातर लोग जो MBBS करते हैं और वो साइकियाट्री की जो उनकी रोटेशंस होती है, वार्ड रोटेशंस, इंटर्नशिप रोटेशंस, वो बंक मारते हैं तो उनका नज़रिया नहीं बन पाता साइकियाट्री पेशेंट्स के बारे में। तो वो अपने खुद के बनाए नज़रिए से ही साइकियाट्री के पेशेंटों का एक आकलन करते हैं। जैसे ज़्यादातर बच्चे मानसिक बीमारियों का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते हैं उनको समझते हैं। जैसे वो घूम रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, नंगे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। तो ये जो तबका है जो बहुत ही साइकोसिस का भी बहुत एक्सट्रीम वाले जो तबके हैं, ज़्यादातर लोग उसको मानसिक बीमारी मानते हैं। लेकिन जो मानसिक बीमारी जैसे मैंने शुरू में ही कहा इसका दायरा बहुत ही बृहद और व्यापक है। और अभी हाल के ही दिनों में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो आंकड़े आए हैं वो कहते हैं कि तकरीबन दुनिया भर में 7% आबादी मानसिक समस्याओं से जूझ रही है। ये 7% आबादी मतलब हर एक 100 में से 7 लोग। और भारत जैसे देश में अगर आप देखें जहाँ पे करीब 140-150 करोड़ की हमारी आबादी है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी मानसिक समस्याओं से जूझ रही है। और जो हमारे आंकड़े कहते हैं कि अभी हमारे पास देश में तकरीबन 8,000 से 9,000 ट्रेंड साइकियाट्रिस्ट इस देश में काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी आबादी जो पीड़ित है उसको टेकल करने के लिए मात्र 8,000 से 9,000 साइकियाट्रिस्ट हैं। तो समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है कि जो मरीज होते हैं साइकियाट्री के, दुनिया भर के आंकड़े कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे भारत जैसे देश, यहाँ पे तकरीबन हर एक 100 में से
मात्र 5 से 10 मरीज ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा पाते हैं। 80 से 90 मरीज जो होते हैं, 90 से 80 से 90 मरीज कह ले, वो कभी भी इन सेवाओं को के बारे में वो नहीं समझते। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो उन्हें ये नहीं पता होता कि ये मानसिक रूप से बीमार है। दूसरा ये होती है कि सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है। तीसरा है कि सेवाएं महंगी होती है। चौथा है कि बहुत स्टिग्मा होता है लोगों में कि हम जाएंगे मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास, लोग हमें पागल बोलेगा, क्या बोलेगा। इससे बढ़िया है कि जाओ फिजिशियन के पास, नींद की गोली खाओ, चुपचाप रहो, तकलीफ के साथ रहो, दूसरों को पता तो नहीं चलेगा। कई सारी बातें ऑपरेट करती है। तो नतीजतन एक बहुत बड़ा तबका जो मानसिक बीमारी से, मानसिक समस्याओं से ग्रसित है, वो अपने मनोचिकित्सक के पास या इन जनरल हेल्थ सीकिंग उनकी नहीं होती। अब तो ऐसे में तो मरीजों की तो कमी नहीं है। अब सवाल आता है कि जब आप कैरियर ऑप्शंस की बात करते हैं, आमतौर पर जो बच्चा साइकियाट्री ज्वाइन करता है या सोचता है ज्वाइन करने का, तो वो सोचता है कि 3 साल के बाद मेरा क्या होगा। तो आमतौर पर जो 3 साल के बाद की जो बात आती है, जब आप एमडी ज्वाइन करते हैं, तो पोस्ट एमडी जो सबसे कॉमन चैनल होता है उसको बोलते हैं सीनियर रेजिडेंसी, और ये आप करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में। आमतौर पर पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कई मेडिकल कॉलेजेस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने खोले हैं, तो इससे निश्चित तौर पे साइकियाट्री में भी अपॉर्चुनिटीज बढ़े हैं। लेकिन जिस अनुपात में डॉक्टर्स की सीटें बढ़ी हैं, उस अनुपात में जो बढ़नी चाहिए थी संख्या, वो कम बढ़ी है। तो चुनौतियां हैं वहाँ पे। आपके कैरियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो एक आते हैं सरकारी क्षेत्र, एक आते हैं निजी क्षेत्र की। जब सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं तो सरकारी क्षेत्र में आप मेडिकल कॉलेजेस जैसे सरकार चलाती है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जो साइकियाट्री डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे आप लेक्चरर, फैकल्टी, असिस्टेंट, एसोसिएट, प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर दूसरे चैनल पे आए तो सरकार की जो मेडिकल कॉलेज के बाहर की सेवाएं आती है, जहाँ स्पेशलिस्ट पोजीशन होता है, वहाँ पे भी साइकियाट्रिस्ट की वैकेंसी आती है। वहाँ आप एमडी करके उस सेवा को ज्वाइन कर सकते हैं जब वैकेंसी आती है। इसके अलावा सरकार कई सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाती है, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। आप वहाँ भी प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे कम्युनिटी में काम कर सकते हैं। जब आती है कॉरपोरेट की बात, तो दुर्भाग्य से साइकियाट्री के जो मॉडल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है कॉरपोरेट्स के लिए। तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स अस्पताल आमतौर पे साइकियाट्री की सुविधाएं देने से परहेज करते हैं अपने अस्पतालों में। वो ज़्यादातर ओपीडी की सेवाएं देती हैं, इन पेशेंट की सेवाएं वो नहीं देते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि ज़्यादातर जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस पे ही फोकस करते हैं एज ए करियर ऑप्शन। अब जब प्राइवेट प्रैक्टिस की बात आती है तो उसमें दो तरीके की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप अपने क्लिनिक्स खोल लें, और स्वाभाविक है कि चूंकि इसमें इन्वेस्टिगेशंस नहीं है तो जो कॉस्ट ऑफ सेटअप है वो बहुत कम है। आप एक टेबल कुर्सी लगाया, कुछ मरीज के बैठने की जगह दी, आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप बैठना शुरू करेंगे, जैसा मैंने कहा कि मरीज तो है ही, आप बैठना शुरू करेंगे, आपका काम अच्छा होगा। और साइकियाट्री के मरीजों का, जैसा मैंने कहा, लगाव हो जाता है अपने डॉक्टरों के प्रति, क्योंकि ये विभाग ही ऐसा है, ये विधा ही ऐसी है। बाकी विभागों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही मरीज के डायनेमिक्स डॉक्टर और पेशेंट के रिश्तों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे आपका काम अच्छा रहेगा, आप बैठे रहेंगे। शुरुआत के कुछ वर्षों में जो भी कठिनाई आए, ज़्यादातर डॉक्टर्स की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी चला लेते हैं। लेकिन जब आप दूसरे विभाग से तुलना करेंगे, स्वाभाविक है जब आपको एज ए करियर ऑप्शन चुनना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग तुलना करते हैं बाकी विभागों से। तो मरीज की तो कमी नहीं है, जैसा मैंने कहा, साइकियाट्री इतने मरीज किसी भी विभाग में नहीं है। जो दूसरी चुनौती आती है, ज़्यादातर डॉक्टर्स आज के समय में वैसा विभाग चुनना चाहते हैं जहाँ पे इंटरवेंशन है। जैसे कि आपने कार्डियोलॉजी में डीएम कर लिया, तो आप सोचेंगे कि चलो इको तो सबका कराएंगे, जो कंसल्टेशन चार्ज होगा उसके साथ हम इको कर लेंगे। आपने गैस्ट्रो डीएम कर लिया तो आप सोचेंगे कि मरीज को तो इंडोस्कोपी भी करेंगे साथ में, तो पैसे आसानी से बन जाते हैं आपके। तो जो भी सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज है, न्यूरोलॉजी में आपने किया तो आप ईजी करने की सोचते हैं। तो कुछ इंटरवेंशंस हैं, लेकिन साइकियाट्री में इंटरवेंशंस के नाम पे आप थेरेपी कर सकते हैं साइड में, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, शायद उतना एक्सपर्टीज भी नहीं होता, लोग बहुत उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहते। तो जो चुनौती आती है कि आप थोड़ा ज़्यादा समय आप काम करना पड़ता है आपको एक डिसेंट अर्निंग के लिए, अगर आप केवल ओपीडी प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास इन पेशेंट खोलने का ऑप्शन है।
बहुत सारे लोग नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, इन पेशेंट सेटअप खोलते हैं, लेकिन जो वहाँ पे बाधा आती है कि सरकार के नियम बने हुए हैं, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके नियम कानून के तहत चलना पड़ता है। तो कुछ बाधाएं हैं जिसके चलते बहुत सारे लोग उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि चलो ओपीडी सर्विसेज ही मेरे लिए काफ़ी है, मैं आराम से ज़िंदगी गुजर बसर शांति से कर लूँगा। तो चूंकि इमरजेंसी से आप बच जाते हैं तो आपको लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी है। जो इसके अलावा जो बहुत बड़ी चुनौती ये आती है साइकियाट्री में कि इतना बड़ा तबका जो पीड़ित है और आप उसको केटर नहीं कर पा रहे, तो उसको कैसे केटर करें। तो ऐसा देखा गया है कि जब से लोगों के नज़रिया में बदलाव आया है तो बहुत इनोवेटिव लोग आ गए हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि इतना बड़ा तबका अनटच्ड है साइकियाट्री सर्विसेज से, तो उनकी बाधाएं क्या है। तो हाल के दिनों में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं साइकियाट्री में। वो क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत व्यापक रूप से ज़्यादा लोगों तक पहुँच के एक मॉडल बना रखा है, जिससे कि वो एक बिजनेस मॉडल की तरह वो हाल के दिनों में इवॉल्व हुआ है। जैसे कुछ स्टार्टअप्स की बात करें तो टेले कंसल्टेशन की स्टार्टअप्स आ गई हैं साइकियाट्री में, चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर्स की स्टार्टअप्स आ गए हैं, जो व्यापक तौर पे बड़े लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे वो मॉडल बना के अलग अलग राज्यों में अपने ब्रांचेस खोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो एक ये भी मॉडल हाल के दिनों में इवॉल्व हुआ है। और अगर आप इस तरह के मॉडल में यकीन रखते हैं तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा सक्सेस मॉडल हो सकता है आपके लिए, जो एक कॉर्पोरेट की तरह काम कर सकता है। अब आते हैं बात कि जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं आमतौर पे, या साइकियाट्री के जो कैरियर जब बच्चे चूज करने जाते हैं तो उनके मन में क्या क्या प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पैसे कितने कमा सकते हैं साइकियाट्री में, जो इस एज में अक्सर लोगों का सवाल मन में होता है। देखो साथियों, पैसे ब्रांच से नहीं होते, पैसे आपके अपने कुशलता और आपके अपने व्यक्तित्व से बनते हैं। और जैसे मैंने कहा कि संभावनाएं तो असीम हैं, आप उन संभावनाओं में कहाँ अपने आप को पाते हैं और आपकी कुशलता कितनी है, इस पर निर्भर करती है। दूसरा सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि सर मैं तो चाहता हूँ साइकियाट्री लेना, घर वाले मना करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी तुम्हारी शादी में दिक्कत होगी, ये होगी वो होगी। तो जो रिश्ते होते हैं साथियों, हम सब जानते हैं कि दो तरीके के रिश्ते अपने यहाँ होते हैं, या तो आपकी लव मैरिजेज होगी या तो अरेंज मैरिजेज होगी। समाज का जो नज़रिया है, जो कंजर्वेटिव फैमिलीज का नज़रिया है, उसमें हमेशा किसी न किसी के प्रति बायस रहता है ये। चाहे आप धर्म व्यवस्था ले लें, आप जाति व्यवस्था ले लें, चाहे मेडिकल व्यवस्था ले लें। तो ऐसे में किसी न किसी ब्रांच के प्रति समाज में एक इस तरह की फीलिंग रहेगी कि वो ब्रांच इंफीरियर है, भले ही समाज को उसकी कितनी भी ज़्यादा ज़रूरत हो। तो साइकियाट्री के प्रति ये नज़रिया पहले भी था, आज भी है, कुछ बदलाव आया है। तो अरेंज मैरिजेज में जब किसी को साइकियाट्रिस्ट के अलावे दूसरे ब्रांच के लोग दिखते हैं तो स्वाभाविक है कि अगर आपके पास और कोई बैकअप नहीं हो तो आपकी प्रेफरेंस कम होएगी, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे गर्ल्स, फीमेल स्टूडेंट्स ने साइकियाट्री को एज ए करियर ऑप्शन चुना है, जो एक बहुत ही इंकरेजिंग साइन है कि जब फीमेल्स आ जाती है ब्रांच में तो कई स्टिग्मा है ब्रांच से जुड़ी हुई, वो खुद ब खुद छटने लगती है, क्योंकि फीमेल के एक्सेप्टेंस से समाज में ब्रांच का एक्सेप्टेंस बढ़ता है। तो ये बदलाव है, जब आप इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें अगर आपके लिए मैरिज ही प्रायोरिटी है। उसके अलावा जो एक और सवाल लोग पूछते हैं कि क्या विदेश जाना कितना आसान है। साथियों, विदेश जाने की जो बात होती है, अक्सर लोग कहते हैं साइकियाट्री में बहुत आसान है विदेश जाना। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो जो पॉलिटिकल सिनारियो दुनिया का है उस पर निर्भर करता है। अब मान लो किसी देश में वहाँ के बच्चे साइकियाट्री नहीं लेना चाह रहे हैं, अचानक से उनमें कुछ साइकियाट्री की पॉलिसी बदल गई, उनको पैसे उनके साइकियाट्री में डाल दिए, डॉक्टर्स लाने हैं, कहाँ से लाना है, इंडिया से ले लो, नियम को लैक्स कर दो। तो कहने का मतलब ये जो बाहर जाने का जो चक्कर है साइकियाट्री में, हाल के वर्षों तक इसलिए साइकियाट्री में जाना आसान था कि वहाँ के जो ग्रेजुएट्स थे, मेडिकल ग्रेजुएट्स, वो साइकियाट्री को कम चूज करते थे। लेकिन उन्होंने चीज़ों में बदलाव लाया है, खासकर ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों में, और वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ के बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ से जो बच्चे जाते हैं उन्हें ज़्यादातर उन जगहों पे काम मिलता है जहाँ पे वहाँ के बच्चे नहीं करना चाहते, जैसे जो थोड़े ग्रामीण परिवेश के इलाके हैं, जो मेट्रो सिटीज से हट के हैं, जहाँ ज़िंदगी थोड़ी कठिन होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये कहना कि साइकियाट्री कर लिए तो विदेश चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको उन सभी चीज़ों का ख्याल रखना है। एक सवाल जो अक्सर लोग कहते हैं कि
जब साइकियाट्री हम करते हैं तो लाइफ की सेटिस्फैक्शन कितनी होती है। साथियों, हम लोग हमेशा अक्सर कहते हैं कि कोई भी ब्रांच मेडिकल साइंस का ऐसा नहीं है जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी चलाने पर अर्निंग नहीं कर सकते। ये मेडिकल साइंस की खूबी है। मनुष्य है, तकलीफ़ें हैं, हम हैं, तो चलता रहेगा काम। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि कुछ वर्षों तक तो आप पैसे के पीछे भागते हैं, आपकी नीड्स, ज़रूरतें पूरी हो जाती है और उसके बाद आपका ब्रांच से मोह भंग होने लगता है, क्योंकि आप जो है ब्रांच आपके लिए एक उत्साह नहीं पैदा करता, मरीज का ठीक होना आपके लिए कोई उमंग नहीं पैदा करता, क्योंकि आप ब्रांच से लगाव कम रख के काम करना शुरू किए। आपका ज़्यादा जो लगाव था पैसे से था। नतीजतन आप थक जाते हैं। वही पेशेंट जो आप 5 साल पहले बहुत चाव से देखते थे, उसके ठीक होने में आपको खुशी होती है, बाद में कुछ भी लिख दिया, ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया। यहाँ पे भी वही चुनौती है। ये निर्भर करता है कि साइकियाट्री की जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आपकी ट्रेनिंग किस लेवल पे हुई है और ट्रेनिंग के बाद आप अपने आप को कितना अपग्रेड कर रहे हैं। क्योंकि 3 साल के एमडी में इतना जान पाना कि आप एकदम कुशल साइकियाट्रिस्ट बन पाओ, ये तकरीबन असंभव है। अगर आप 5 बीमारी जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी और इसके साथ साथ नशा मुक्ति, अगर इन थोड़ी चीज़ों की भी आपकी जानकारी है तो आप बहुत मज़े में कहीं भी प्रैक्टिस कर लोगे। अब बात हुई कि कई लोग कहते हैं कि शहर में प्रैक्टिस ही साइकियाट्री की होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहर के डॉक्टर हफ्ते में 1 दिन थोड़ी पेरिफेरी में जाते हैं और देखिए वहाँ पे कितने लोगों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं। और आप बैठना शुरू करेंगे पेरिफेरी में, जब लोग जानेंगे तो वहाँ पे लोग आएंगे। लेकिन ज़्यादातर जैसे जैसे आपका इलाका बदलता है, आप मेट्रो से टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़, विलेज में आते हैं, बीमारियों का जो परिदृश्य होता है जिसको आप देखते हैं वो बदलता रहता है। ग्रामीण वाले इलाके में या डिस्ट्रिक्ट, जिले वाले इलाके में ज़्यादातर मरीज आते हैं जो ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट, बाइपोलर के पेशेंट जो बिल्कुल परेशान है, घर वाले ने कहा आप तो परेशान हो गया, दिखाना ही दिखाना है, दिखा लिया। जैसे जैसे शहरी इलाके में आते हैं परिदृश्य बदलता है। यहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन आपके पास आती है। यहाँ पे आपके पास सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के भी पेशेंट्स आएंगे, ईटिंग डिसऑर्डर्स के भी पेशेंट आएंगे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के भी पेशेंट आएंगे। तो कहने का मतलब इस चुनौतियों का सामना करने के लिए आपकी कुशलता बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि साइकियाट्री की जब ट्रेनिंग होती है तो हम लोग बेसिकली इसको कई तरीके से कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं। 1 डायमेंशनल साइकियाट्रिस्ट, 2 डायमेंशनल साइकियाट्रिस्ट, 3 डायमेंशनल साइकियाट्रिस्ट। अब आप पूछेंगे ये क्या है? देखिए, 1 डायमेंशनल साइकियाट्रिस्ट वो साइकियाट्रिस्ट होते हैं जिन्हें कुछ नहीं करना है। आपको स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस बनानी है, आपने ICD-10 की बुक निकाली, उसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपने पढ़ दिया। बोलो तुमको कान में आवाज़ आता है, बोलो तुमको डर भय है, बोलो तुम्हारे पीछे लोग लगे हुए हैं, है स्किज़ोफ्रेनिया बन गया। आपने मरीज को बोलने नहीं दिया 1 डायमेंशनल, मरीज को हाँ ना घर वाले ने बोला, डायग्नोसिस बन गई, इलाज लिख दिया। दिस इज 1 डायमेंशनल साइकियाट्री। अब होता है 2 डायमेंशनल साइकियाट्री, जहाँ पे आप भी बोल रहे हैं, मरीज भी बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, आप उसके बेसिस पे मरीज को ये नहीं लगा कि आप उसको इंट्रोगेट कर रहे हैं, मरीज को ये लगा कि आपने उनसे चर्चा कर ली, चर्चा करते करते ही आप समझ गए और आपने डायग्नोसिस बना के इलाज कर दिया। ये हुआ 2 डायमेंशनल साइकियाट्रिस्ट। अब वो 3 डायमेंशनल साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब लंबाई चौड़ाई तो आप देख रहे हैं चीज़ों का, गहराई कैसे नापेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि 3 डायमेंशनल साइकियाट्रिस्ट जो होगा, जो मरीज के समस्याओं के बियॉन्ड भी देखने की कोशिश करेगा, शायद उसके मन के गहराई में घुस जाएगा उसी 5 मिनट में और वो असेस कर लेगा और मरीज को उससे बात करने के बाद, बात करने से ही उसको असीम रिलीफ की अनुभूति होती है। इस स्टेज को प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। वो केवल MD के स्तर पे या ये करने से नहीं होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि साइकियाट्री में केवल MD करना काफ़ी नहीं होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि MD कर लिया, आप प्रैक्टिस करो। मुश्किलें आ सकती हैं अगर आप थोड़े अच्छे इलाके में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इतना व्यापक इसका दायरा है कि आपको लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बीमारियाँ सीमित हो सकती है, लेकिन मरीज के प्रेजेंटेशन सीमित नहीं होते। कब कौन सा मरीज किस तरीके से आ जाए आपको भी नहीं पता होता है। कब कौन सा रिलीजन के को लेके आ जाए, और दुनिया के घटनाक्रम जो होते हैं वो बीमारी के लक्षण में घुस जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ही सजग रहना पड़ता है। तो आपको केवल अपने विषय से ही नहीं जुड़ा रहना पड़ता है, इसमें विषय के अलावे दुनिया में, समाज में क्या हो रहा है उसके साथ भी आपको जुड़ाव रखे रहना पड़ता है, तभी आप मरीज की समस्याओं को अच्छे से समझ पाएंगे।
तो मुझे लगता है कि जो आज मैंने बातें साझा की, अगर आप इसको समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि साइकियाट्री की जो प्रैक्टिस है और साइकियाट्री जो विभाग है, साइकियाट्री के जो करियर ऑप्शंस है, शायद मुझे लगता है कि मैंने आपको इसमें कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश की होगी। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।